Hello everyone. So in today's video we are going to discuss about holomorphic function. मैं कुछ रिजल्ट आप लोगों को बताऊंगी इस टॉपिक से रिलेटेड एंड देन जो पहले कुछ क्वेश्चंस CSIR में आ चुके हैं उनसे आप कैसे रिलेट कर सकते हो रिजल्ट्स को या फिर कैसे अप्लाई करना है उनको वो देखेंगे। तो देखिए होलोमॉर्फिक फंक्शन बोलो या फिर एनालिटिक फंक्शन बोलो, दोनों एक ही बात है। तो इसकी कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं, पहली प्रॉपर्टी है कि ये जो एनालिटिक फंक्शंस होते हैं वो हमारे हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये ऑर्थोगोनल फंक्शंस भी होते हैं, मतलब इसकी प्रॉपर्टी है ये एनालिटिक की। हार्मोनिक फंक्शंस का क्या मतलब है कि अगर ये लैप्लेस की जो इक्वेशंस हैं अगर उसको सेटिस्फाई करे तो ये हार्मोनिक फंक्शंस कहलाएंगे। और ऑर्थोगोनल में क्या होता है कि जो स्लोप है m1 इंटू m2 का स्लोप क्या आ जाए -1 आ जाए। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी कि फंक्शन एनालिटिक है या फिर आपको ये फाइंड करना है कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, तो आप सबसे पहले लैप्लेस इक्वेशन को चेक कर सकते हो कि वो सेटिस्फाई हो रही है या फिर नहीं। एंड देन अगर ये हो जाती है तो आप ये कह सकते हो कि फंक्शन जो है एनालिटिक है, अदरवाइज नहीं। क्लियर। तो देखिए लैप्लेस इक्वेशन क्या होती है। लैप्लेस इक्वेशन के लिए आपको ये चेक करना पड़ता है, जैसे फंक्शन है हमारे पास fz इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। तो जो आपका रियल पार्ट है उसको हम ट्वाइस टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, ट्वाइस टाइम डिफ्रेंशिएट किया जाता है y के रिस्पेक्ट में। दोनों का सम किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर। सिमिलरली जो इमेजनरी पार्ट है वो उसको भी आप डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में, और इन दोनों का सम किसके बराबर आना चाहिए? 0। ठीक। तो ये हमारी होती है लैप्लेस की इक्वेशंस। अगर ये दोनों सेटिस्फाई करती हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन कैसा है? हार्मोनिक। सो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था एंड क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ था कि कोई फंक्शन है, इट इज़ फ्रॉम C टू C, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है एंड v जो उसका इमेजनरी पार्ट है v वो हमें गिवन था कि वो है 3xy²। और हमें ये बताना था कि जो फंक्शन f है वो होलोमॉर्फिक कब होगा, मतलब हम क्या u की कोई भी वैल्यूज़ यहाँ पर रख सकते हैं इन सच अ वे दैट कि जो फंक्शन हमारा बने वो कैसा हो? होलोमॉर्फिक हो। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन ये था कि फंक्शन हमारा C टू C है और फंक्शन क्या होता है? फंक्शन किस फॉर्म में होगा? u प्लस आयोटा v की फॉर्म में, मतलब उसमें रियल पार्ट भी दिखाई पड़ेगा आपको और इमेजनरी पार्ट भी। इमेजनरी पार्ट ऑलरेडी गिवन था, दैट इज 3xy²। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि u की हम क्या क्या वैल्यूज़ दे सकते हैं या फिर u की हमारे पास चॉइस है या नहीं, कि हम किस तरीके से u की वैल्यूज़ को यहाँ पर रखें कि फंक्शन जो है वो होलोमॉर्फिक बनेगा या फिर नहीं बनेगा। क्लियर। जैसे कि मान लीजिए पहला ऑप्शन यू बोल दिया कि f जो है होलोमॉर्फिक हो ही नहीं सकता, चाहे आप कोई भी वैल्यूज़ u की रखो, या फिर आप कुछ वैल्यूज़ की u की कुछ वैल्यूज़ के लिए आप ये कह सकते हो कि फंक्शन होलोमॉर्फिक होगा, या u की सारी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन होलोमॉर्फिक है, कुछ इस तरीके से। तो आप देखिए पता कैसे करोगे कि आप क्या u की वैल्यूज़ ऐसी रखो या किसी भी u की वैल्यू के लिए फंक्शन होलोमॉर्फिक होगा या फिर नहीं। तो जो लैप्लेस की इक्वेशन है वो कहती है कि ट्वाइस टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो आप जब v जो फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में यू विल गेट 3y²। जब दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा 0। ओके। एंड इसको अब कर लेते हैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। सिंगल टाइम जब करेंगे तो ये आ जाएगा y² है तो 6xy। डबल टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x आ जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा 6x + 0। और हमें ये चेक करना होता है कि 0 के बराबर आ रहा है या नहीं, तो ये 0 के बराबर नहीं आ रहा। क्लियर। तो जो v फंक्शन है वही लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दैट मीन्स कि आप u की कोई भी वैल्यूज़ पुट कर लो, फंक्शन होलोमॉर्फिक होगा ही नहीं, क्योंकि जब एनालिटिक फंक्शन है तो दोनों कंडीशंस को उसका सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। अगर u की हम कोई भी वैल्यू दे देते हैं, मान लेते हैं कि वो सेटिस्फाई कर भी रहा होगा, बट क्योंकि v नहीं कर रहा इसलिए हम होलोमॉर्फिक नहीं बोल सकते। तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से अगर होता है कि f कैन नॉट बी होलोमॉर्फिक ऑन दिस C फॉर एनी चॉइस ऑफ u। कोई भी वैल्यू u की लेंगे बट फिर भी फंक्शन जो है वो होलोमॉर्फिक नहीं होगा, क्योंकि v जो है वो लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया ये आया हुआ था जून 2011 में, जून 2011। और ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ था जून 2012 में। ओके। तो क्वेश्चन में
जैसे इसमें v दे रखा था तो उसमें u गिवन था, u इज इक्वल्स टू 3x² y कर रखा था। और सेम यही पूछा था कि क्या हम v की कौन कौन सी चॉइसेस के लिए या फिर v की कोई चॉइस होगी भी या नहीं कि फंक्शन हमारा होलोमॉर्फिक हो। तो उसमें भी हम सेम काम कर सकते हैं, अगर होलोमॉर्फिक है भी तो हार्मोनिक इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए इसे, ठीक है। तो इसको आप क्या करो, x के रिस्पेक्ट में एक टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 6xy, इसको डबल टाइम जब डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा 6y, ठीक है। और जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक बार आएगा 3x², वापस से आएगा 6x, सॉरी y के रिस्पेक्ट में ये हुआ, y के रिस्पेक्ट में तो सबसे पहले आ जाएगा आपके पास ये 3x², देन ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं क्योंकि, तो ये हो जाएगा 6y + 0 इज इक्वल्स टू 6, सॉरी नॉट इक्वल्स टू 0। हमें ये चेक करना होता है कि 0 के बराबर है या नहीं, तो 6y आ रहा है, 0 के बराबर नहीं होगा तो सेम वही रिजल्ट है कि आप v की कोई भी चॉइस ले लो फंक्शन की, बट फंक्शन होलोमॉर्फिक नहीं होगा। ओके, तो 2 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए। थर्ड क्वेश्चन के लिए देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ था दिसंबर 2012 में। उसमें हमें 2 फंक्शंस बताए हुए थे कि एफ जी इज इक्वल्स टू e⁻g एंड g फंक्शन गिवन था e⁻i⁻g। एक सेट S डिफाइंड था, इसमें z टाइप के एलिमेंट हैं जो C से लिए जाएंगे और इसका जो रियल पार्ट है वो बिलोंग करेगा -π टू π से। पहले मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये इसमें किस टाइप के एलिमेंट है, जी टाइप के एलिमेंट है, तो ये इसको कैसे लिखते हो आप, x + i⁻y। ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो बस ये कह रहा है कि जो भी एलिमेंट्स इसमें इस सेट में आ रहे हैं उसका जो रियल पार्ट है वो -π टू π के बीच में है। मतलब ये जो रियल पार्ट रहेगा वो -π और π के बीच से ही रहेगा। क्लियर? तो देखो क्या क्या चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन से। एफ जी और जी फंक्शन की वैल्यू हमें दे रखी है, इसमें e⁻ है और इसमें आयोटा भी है। तो पहला क्वेश्चन ये हमें देखना है कि f इज़ एन ऑन टू एंटायर फंक्शन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, f इज़ एन ऑन टू एंटायर फंक्शन। f फंक्शन हमारा ये है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमारे एंटायर फंक्शंस होते हैं, चाहे वो पॉलिनोमियल हो, तो ये सारे फंक्शंस कैसे हैं, एंटायर फंक्शंस हैं। तो ये बात तो ठीक लिखी हुई है कि एंटायर है, बट क्या ऑन टू है, ये चीज़ गलत है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस तो हमारे 1 फंक्शंस होते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस कि ये ऑन टू लिखा हुआ है, ये पहली स्टेटमेंट जो है वो उसकी रॉन्ग हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो जी है दिस इज़ बाउंडेड फंक्शन ऑन सी, ये कैसा है, बाउंडेड फंक्शन सी पे बोला गया है। तो आप पहले ये देखो कि इस जी फंक्शन को कैसे लिख सकते हो, e⁻i⁻, दिस यहाँ पर दिस कैन बी रिटन एज x + i⁻y। इसको आगे फर्दर लिख सकते हैं e⁻x प्लस जस्ट सिंपली आयोटा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, i² हो जाएगा -y। ओके, और ये पूछ रहा है कि कॉम्प्लेक्स पे ये बाउंडेड हो गया है या नहीं। ये वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, ये वैल्यूज़ भी कुछ भी पुट कर सकते हो। इवन अगर मैं इसको अलग अलग करके लिखूँ i⁻y, इसको अलग अलग करके अगर हम लिखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा टू दिस, ठीक है। तो फंक्शन तो बाउंडेड नहीं है, तो ये जो सेकेंड ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा। वैसे भी ये सी पर बोला गया है, अगर ये एस पे होता तो भी हम आगे फर्दर इसको एनालाइज करते। सी पर बोला है, इसका मतलब आप एक्स की वैल्यू भी कुछ भी पुट कर सकते हो और वाई की वैल्यू भी आपकी कुछ भी यहाँ पर पुट हो सकती है, तो बाउंडेड तो नहीं है फंक्शन, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड, ये सेकेंड ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, एफ इज़ बाउंडेड ऑन एस, और फोर्थ ऑप्शन है कि जी इज़ बाउंडेड ऑन एस। सबसे पहले हम एफ चेक कर लेते हैं एस के लिए। अब एस पे बात हो रही है, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे बात नहीं हो रही, अब सिर्फ एस पे बात हो रही है। और एस हमें ये कहता है कि जो भी एलिमेंट हम ले रहे हैं ना उसका रियल पार्ट जो होगा, रियल पार्ट वो हमारा -π से π के बीच में ही आप ले सकते हो। तो पहला जो हमारा एफ बाउंडेड पता करने के लिए क्या था फंक्शन, e⁻g। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, e⁻x + i⁻,
वाई, और इसको अलग अलग करके अगर हम लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखिए अब जो ये x की वैल्यू है ना, ये तो हमारे जो रियल पार्ट है सिर्फ यहीं से आ सकती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो y की वैल्यू ये कुछ ऐसे हो जाएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हो, cos y प्लस आयोटा साइन y, ठीक है। और जहाँ तक बाउंडेड की बात है तो ये जो है आपका 1 से, मतलब ये जो फंक्शन है आपका, ये आपका बाउंडेड है, तो ये बाउंडेड हो गया। और यहाँ पे जो ये x की वैल्यू है वो भी हमारी यहाँ पर बाउंड हो रखी है, तो इसका मतलब f जो है वो बाउंड हो रहा है s पे, तो ये थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट दो जो थे वो रॉन्ग थे, और मैं आपको ये पहले ही बता चुकी हूँ कि आप इसको, जैसे कि इसमें हमारे पास x और y जो है सी से ही बिलोंग कर रहे थे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो cos x प्लस आयोटा साइन y, ठीक है। ये बेशक से अगर आपके पास बाउंडेड हो जाता है, बट यहाँ पर ये जो e टू द पावर y है ये तो आपका बाउंडेड नहीं है, और ये ना ही रियल पार्ट से बिलोंग कर रहा था, और s पे तो हम चेक कर ही नहीं रहे थे, ठीक है, इसलिए आपका अनबाउंडेड था। अब g फंक्शन को अगर हम चेक करें तो g फंक्शन था हमारा e टू द पावर आयोटा दिस, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे x प्लस आयोटा y। अभी जो मैंने ऊपर लिखा था जस्ट वही सेम है, आयोटा x इंटू e टू द पावर माइनस वाई था, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो आयोटा है अगेन वो हमारा रियल पार्ट, मतलब s पे पूछा गया है हमसे, तो वो तो हमारा बाउंडेड हो गया, माइनस पाई टू पाई की बात कर रहा था कि रियल पार्ट वहाँ से बिलोंग करता है, और आप इसको कॉस की फॉर्म और साइन की फॉर्म में भी लिख सकते हो। बट अगेन यहाँ पर जो ये है वाई पे ऐसा कोई वैल्यू नहीं दे रखा कि जिसके बीच में से हमें लेनी है, विच मेक्स दिस फंक्शन अनबाउंडेड, ओके। तो ये लास्ट वाला भी रॉन्ग हो गया। जो दोनों ऑप्शंस हैं हमारे लास्ट के जिस पे एस पे पूछा गया है उसमें सिर्फ यही चीज़ आपको चेक करनी है, क्योंकि रियल पार्ट जो है बाउंडेड है वहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो अगर ई के साथ आयोटा लग जाता है तो इस ये तो हम बाउंड कर सकते हैं, बट अगर आयोटा नहीं होगा तो वाई के पास जो चॉइसेस हैं हमारे पास ये इसको अनबाउंडेड बना देंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ में हमें एक तो पी जो है ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल, एंड पी एंड क्यू ले लेते हैं इसको, पी एंड क्यू हमें नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एंड ये गिवन है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एनालिटिक है, ये इसका कॉन्जुगेट है, ठीक है। सो दिस इज एनालिटिक, और ये एनालिटिक कब होगा ये हमसे पूछा गया। जैसे कि पहले ऑप्शन में बोल दिया कि जो पी फंक्शन है, पी जो पॉलिनोमियल है अगर वो कांस्टेंट हो जाए तो एनालिटिक हो जाएगा। नेक्स्ट में बोला गया कि इन दोनों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट हो जाए, फिर थर्ड ऑप्शन में बोला गया क्यू अगर कांस्टेंट हो जाए, और लास्ट ऑप्शन में बोला गया अगर पी का कॉन्जुगेट एंड दिस क्यू अगर ये कांस्टेंट हो जाए तब हम कह सकते हैं इसको एनालिटिक। इसको सॉल्व करने से पहले आप एक रिज़ल्ट देखिए। हमारे पास एक रिज़ल्ट होता है कि अगर दिस एफ ये कैसा हो, एंटायर फंक्शन हो, एंड एनालिटिक बोल लीजिए, दैट एफ हमारा एनालिटिक फंक्शन है, और जो एफ का कॉन्जुगेट है वो भी आपका एनालिटिक है। अगर ऐसा होता है कि फंक्शन एनालिटिक है, उसका कॉन्जुगेट भी एनालिटिक है, तो ये दिस विल इम्प्लाई कि एफ कैसा होगा, एफ इज़ कांस्टेंट, ओके। आप इसको इस तरीके से याद रखो रिजल्ट को, जैसे अपने फंक्शन कॉन्जुगेट हमारे पास एनालिटिक नहीं होता, तो इसलिए आप ऐसे याद रख सकते हो इसको कि एफ जी अगर मान लीजिए 3 दे रखा है, तो अगर आप इसका कॉन्जुगेट भी निकालती हो तो वो 3 ही रहेगा, क्योंकि उसमें आयोटा कहीं नहीं है, आयोटा नहीं तो साइंस भी चेंज नहीं होंगे, या फिर आप जानते हो कि जो कॉन्जुगेट होता है वो एनालिटिक नहीं होता। तो जब फंक्शन कांस्टेंट होता है तो ये जो कंडीशन होती है कि फंक्शन भी एनालिटिक हो, कॉन्जुगेट भी एनालिटिक हो, ये इंप्लाई करता है कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। उसी सेम चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करते हुए, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, ऑफकोर्स ये एनालिटिक फंक्शन है, तो ये किस पे एनालिटिक की बात कर रहे हैं, कॉन्जुगेट किस पे लगा, क्यू पे कॉन्जुगेट लगा हुआ है, तो ये आपका एनालिटिक हो गया, और इसका कॉन्जुगेट भी एनालिटिक कह रहा है, तो इसका मतलब ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब ये फंक्शन कैसा हो जाए, कांस्टेंट। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है इस रिजल्ट का इस्तेमाल करते हुए।
ये जो क्वेश्चन है वो जून 2015 में आया हुआ था। 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो 5th क्वेश्चन है f इज़ फ्रॉम c टू c और ये कोई नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है, ठीक है। तो इसकी जो इमेज है ये एंटायर फंक्शन है और नॉन कांस्टेंट है। सो इसकी जो इमेज है, इमेज ऑफ f, इस फंक्शन की जो इमेज है उसमें w टाइप के एलिमेंट्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब देयर एग्जिस्ट z बिलोंग करेगा c से, सच दैट f ऑफ z इज इक्वल्स टू w आ जाएगा इस तरीके से। तो पहला जो ऑप्शन है इसका, उसमें ये गिवन है कि जो इंटीरियर होगा f का, जो इमेज का इंटीरियर होगा, इंटीरियर की बात की गई है, इंटीरियर किसका, जो इमेज होगी f की, वो कह रहा है कि वो एम्प्टी होगा, दिस इज एम्प्टी। सेकेंड ऑप्शन है कि जो इमेज है f की वो इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट एवरी लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, पासिंग थ्रू origin। एंड थर्ड कि एक डिस्क ऐसी एग्जिस्ट करेगी, देयर एग्जिस्ट डिस्क इन कॉम्प्लेक्स प्लेन विच इज डिसजॉइंट, डिसजॉइंट होगी किससे, जो इमेज f की आपको मिलेगी उससे डिसजॉइंट होगी, एक ऐसी आपको डिस्क मिलेगी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। फोर्थ लास्ट वन कि ये जो इमेज होगी f की वो कंटेन करेगा सारे लिमिट पॉइंट्स, कंटेन्स ऑल लिमिट पॉइंट। देखिए ये क्वेश्चन वैसे भी पार्ट बी का है, दिसंबर 2018 में ये क्वेश्चन आया था। तो इसका रिजल्ट जो है बहुत ही सब हमें ऑलरेडी पता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये रिजल्ट तो सबसे ज़्यादा टॉप पर ही रहता है कि जो हमारा इमेज सेट होता है वो कॉम्प्लेक्स में हमेशा डेंस होता है, ठीक है। जो इमेज होती है फंक्शन की वो कैसी रहती है, डेंस रहती है इसी में, ये चीज़ तो हमें पता है। बट क्वेश्चन में कभी कभार अप्लाई हमें नहीं करना आता है या फिर हमें समझ में नहीं आता कि रिजल्ट यहाँ पर यूज़ होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको देखो कैसे पता लगेगा, इमेज की बात हो रही है और फंक्शन की इमेज वी नो कि डेंस होती है सी में। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि इमेज जो होगी मतलब उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उसका जो इंटीरियर होगा वो एम्प्टी होगा, खाली होगा। डेंस होने का मतलब ये है, जो पिकार्ड्स की थ्योरम है वो हमें ये कहती है कि जो इमेज होती है फंक्शन की, जो इमेज है वो एटमोस्ट एक एलिमेंट छोड़ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो बस एक ही एलिमेंट छोड़ सकती है, उससे ज़्यादा एलिमेंट्स को वो एक्सक्लूड नहीं कर सकती, इवन 2 एलिमेंट भी वो एक्सक्लूड नहीं कर सकती। फंक्शन जो है वरना वो कांस्टेंट हो जाएगा तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। डेंस होता है और एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक ही एलिमेंट को एक्सक्लूड किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में ये बोल रहा है कि इमेज जो है एफ की वो एम्प्टी है, खाली है, तो ये चीज़ तो वैसे ही रॉन्ग हो गई। हम तो ये कह रहे हैं कि डेंस है और ज़्यादा से ज़्यादा बस वो एक ही एलिमेंट जो है वो उसकी इमेज से एक्सक्लूड हो सकता है, और यहाँ पर तो ये कह रहा है कि खाली है, एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो गया। सेकंड को 2 मिनट के लिए होल्ड करते हैं, एक ही ऑप्शन वैसे भी करेक्ट होगा। सेकंड में ये बोल रहा है कि जो इमेज होगी एफ की, आपको एक डिस्क ऐसी मिल जाएगी जो डिसजॉइंट होगी इससे। अगर आपको डिस्क ऐसी मिल गई जो इसकी इमेज से डिसजॉइंट है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है उसमें, तो डिस्क में तो आपको बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स जो हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे इमेज सेट से, ठीक है। इसलिए बोल दिया उसने डिसजॉइंट बोलने पर इसका और इसका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इसका मतलब जो डिस्क में जितने भी एलिमेंट है वो इस इमेज सेट में नहीं है। अगर इमेज में नहीं है दैट मीन इसके बहुत सारे एलिमेंट्स जो है एक्सक्लूड हो रहे हैं, और क्योंकि एक्सक्लूड हो रहे हैं तो हमने बोला ज़्यादा एक एलिमेंट एक्सक्लूड करा जा सकता है, ये तो पूरी डिस्क ही एक्सक्लूड कर रहा है। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो भी रॉन्ग हो गया। लास्ट ऑप्शन में कह रहा है कि जो इमेज है वो कंटेन करेगा सारे लिमिट पॉइंट्स को। अगेन आप इसी सेम चीज़ को अप्लाई कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एक एलिमेंट छोड़ सकता है और उससे ज़्यादा नहीं, और ये कह रहा है कि सिर्फ लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करेगा। क्लियर? तो ये रॉन्ग हो गया। जो सेकंड ऑप्शन है वो बचा, वो करेक्ट हो जाएगा, बट इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये कहता है कि जो इमेज होगी वो इंटरसेक्ट करेगी हर एक लाइन को जो ओरिजिन के थ्रू पास हो रहा है। इमेज ऑफ एफ इंटरसेक्ट एवरी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन के थ्रू पास होने वाली सारी लाइन को इमेज ऑफ एफ इंटरसेक्ट करने वाला है। थोड़ी देर के लिए उल्टा मान लेते हैं, जो भी इसने बोला हम मान लेते हैं कि करेक्ट नहीं है।
अगर वो करेक्ट नहीं है तो आपको एक लाइन हम मान लेते हैं कि ये समझने के लिए बस मैं आपको बता रही हूँ, मान लो ये एक लाइन ऐसी है जो इमेज सेट्स को इंटरसेक्ट नहीं कर रही या उसमें नहीं आती है, ठीक है। तो आप देखो इस लाइन पर आपको कितने सारे ऐसे एलिमेंट मिल जाएंगे जो उस इमेज सेट में नहीं है, ठीक है। अगर एक भी लाइन आपको ऐसी मिल जाती है जो इमेज ऑफ एफ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं इमेज सेट से एक्सक्लूड हो जाएंगे, विच इज़ रॉन्ग। बट ये तो कह रहा है कि इंटरसेक्ट करेगी, हर एक लाइन जो ओरिजिन के थ्रू पास हो रही है वो सारी इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये करेक्ट हो गया। थोड़ा सा मैं आपको इसकी हेल्प से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि ओरिजिन से लाइन पास कराने को बोल रहा है ना, तो आप ओरिजिन से ऐसे, सॉरी ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही, इस तरीके से मैं कुछ लाइंस ऐसी बना दे रही हूँ जो ओरिजिन से जा नहीं रही। ये आपका ओरिजिन है, थोड़ा बोल्ड कर देती हूँ। तो ये बहुत सारी लाइंस हैं जो ओरिजिन के थ्रू पास हो रही हैं और हम ये कह रहे हैं कि इमेज ऑफ सेट सारी लाइंस को इंटरसेक्ट करेगा। अब इनमें से कोई एक भी एक्सक्लूड कर देता है तो बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एफ जी हमें गिवन है जी स्क्वायर 1 माइनस कॉस जी, और ये क्वेश्चन आया था जून 2013 में। क्वेश्चन था ज़ीरोज़ पे कि इसके ज़ीरोज़ क्या होंगे एंड उसका ऑर्डर क्या होगा। तो ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए यहाँ अगर आप देखो तो ये इक्वेट कर दो ज़ीरो से, और ये दूसरी वाली टर्म जो है उसको इक्वेट कर देते हैं ज़ीरो से। तो यहाँ से आपको मिलेगा कि z इज इक्वल्स टू ज़ीरो पर एक ज़ीरोज़ है, मतलब जैसे आप z की वैल्यू ज़ीरो पुट करोगे ये क्या बन जाएगा, आपका पूरा ज़ीरो बन जाएगा। तो वही चीज़ ज़ीरोज़ होती है। तो एक तो इसके ज़ीरो रखने पर ज़ीरोज़ बन रहा है, और जब हम 1 माइनस कॉस जी को पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस जी इज इक्वल्स टू 1, एंड 1 आपको मिलता है कॉस 2n पाई पे। इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2n पाई। तो ज़ीरोज़ कौन कौन से हो गए, एक तो ये ज़ीरो हो गया और 2n पाई हो गया। अब इसका ऑर्डर कैसे फाइंड करना है कि इसका ऑर्डर कितना है। तो फंक्शन था हमारा जी स्क्वायर 1 माइनस कॉस जी। तो इसका ऑर्डर देखिए, यहाँ से तो दो ऑर्डर हमें पता लग रहा है एट दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। आपको दो ऑर्डर तो यहाँ से मिल गया। आप कैसे फाइंड कर सकते हो, जैसे कि एक काम ये करो, क्योंकि ये दो की प्रोडक्ट में आपको शो हो रहा है तो इसको हम मान लेते हैं जी फंक्शन, इसको मान लेते हैं एच फंक्शन। तो एच से आपको एट जी इज इक्वल्स टू ज़ीरो दो ऑर्डर दिखाई पड़ेंगे। वैसे तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, वरना जो एक आसान तरीका है फंक्शन इज जी स्क्वायर, इसका फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आ जाएगा 2z, और जिस पॉइंट पर आप ऑर्डर निकालते हो उसको पुट करके चेक करते हो। तो पुट करेंगे वापस से 0 आ गया। उतनी टाइम डिफ्रेंशिएट करके चेक करना होता है जब तक वो नॉन ज़ीरो वैल्यू ना आ जाए, और जिस पे वो नॉन ज़ीरो वैल्यू देता है वो उसका ऑर्डर कहलाता है। तो ये जो सारी बातें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, चाहे इस वाले क्वेश्चन की या जो पहले मैंने कुछ बातें डिस्कस की हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी हो गई हार्मोनिक और एंड ऑर्थोगोनल की, या फिर जो इमेज सेट है वो कितने एलिमेंट्स रखता है या फिर डेंस होता है, ये सारी चीज़ें मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी, या फिर आप CSIR मैथमेटिक्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर भी देख सकते हो। मैं क्योंकि काफ़ी बार डिस्कस कर चुकी हूँ इसलिए मैं इतना डिटेल में ये सारी चीज़ें नहीं बता रही हूँ। तो ये एक बार हो चुका है पहले एक्सप्लेन। ओके, तो वापस यहाँ पे आ जाते हैं। तो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ उसका ऑर्डर कहलाती है। अब यहाँ पे वापस से आंसर 0 आ गया। डबल डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसका ऑर्डर कितना मिला, यहाँ पर आ गया 2, जिसपे नॉन ज़ीरो आता है वो उसका ऑर्डर जाता है। तो जी पे तो हमें दो ऑर्डर मिल गए। हम इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये भी हमें ज़ीरो जो है वो दे सकता है। तो एच जो फंक्शन है दैट इज़ 1 माइनस कॉस जी, इसका एक बार जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, अभी भी हम 0 पर ही चेक कर रहे हैं, 2n पाई पे हम बाद में चेक करेंगे। ओके, अब हो सकता है कि ये भी 0 पे आपको 0 वैल्यू देगा ही। कॉस 0 इज़ 1, 1 माइनस 1 इज़ 0, ये तो पता लग ही रहा है हमें कि यहाँ से भी ये तो 0 पर 0 बनाएगा ही बनाएगा, साथ में ये भी बना रहा है। तो एक बार जब आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा साइन जी, और जब आप पुट करोगे
ज़ीरो वैल्यू तो ये ज़ीरो दे देगा, इसलिए डबल टाइम डिफरेंशिएट इसको करके चेक कर लेते हैं। आ जाएगा कॉस जी। अब जब आप इसमें ज़ीरो वैल्यू पुट करोगे डबल डिफरेंशिएट करने पे, तब कॉस जीरो इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब कितनी डिग्री मिली यहाँ से, 2 डिग्री मिल गई। तो 2 डिग्री आपकी हो गई जी की, 2 डिग्री आपकी हो गई एच की, 2 + 2 ये हो जाएगा 4। ओके, मतलब 4 ऑर्डर, समराइज कर देते हैं, ऑर्डर 4 होगा किस पॉइंट पर, एट z इज इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, तो एक जो 0 आपका ये था उस पर ऑर्डर आपको 4 मिला है। दूसरा था 2n पाई, उस पर भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे चेक करना है। तो 2n पाई के लिए 1 फंक्शन मैंने h माना था, फंक्शन था 1 माइनस कॉस जी। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करने पर ये आपका आ जाएगा साइन दिस। पुट करके देख लो 2n पाई, 0 मिलता है, यानी जब 2n पाई आप यहाँ पे पुट करोगे तो आ जाएगा 0। डबल डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसका, ये आ जाएगा कॉस जी। अब जब हम इसमें 2n पाई पुट करेंगे 0 तो ये आ जाएगा 1, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब इसकी ऑर्डर कितना हो गया, 2 ऑर्डर हो गया। तो एट z इज इक्वल्स टू 2n पाई, इस एट z इज इक्वल्स टू 2n पाई ऑर्डर हो जाएगा 2। ओके, तो ज़ीरोज़ ये हो गए आपके और इनका ऑर्डर ये हो गया। तो सबसे अच्छा वे यही है कि आप उसको डिफ्रेंशिएट करो और फिर वैल्यू पुट करके देखो कौन से टाइम पर वो नॉन ज़ीरो आ रहा है, वही उसका ऑर्डर होगा। इसमें आपको कभी भी कोई भी गलती नहीं मिलेगी। ठीक है, एंड यू हैव टू कीप इन माइंड, मान लेते हैं कि आपको बेशक से ज़ीरोज़ यहाँ से मिला, ज़ीरो वाला जो ज़ीरोज़ है वो यहाँ से मिला था, बट काफ़ी सारे चांसेस में जो दूसरा फंक्शन है उस पर भी वही सेम ज़ीरोज़ मिल जाता है। तो ऑर्डर में आपको ऐसे देखते ही नहीं बोल देना कि 2 डिग्री 2 है तो इसके ऑर्डर 2 ही होगा। मे बी जो दूसरा फंक्शन उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें भी उसके पास भी वही सेम या फिर कुछ ऑर्डर हो, तो वो ऑर्डर जो है चेंज हो जाएगा। आपका कंक्लूजन जब आप मतलब निकालोगे तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, f इज इक्वल्स टू u प्लस आई वी। ये हमें गिवन है कि ये एंटायर है एंड जैकोबियन मैट्रिक्स गिवन है। ये u x के रिस्पेक्ट में है, देन u y के रिस्पेक्ट में है, v x के रिस्पेक्ट में है एंड देन v y के रिस्पेक्ट में है। ये और ये जो जैकोबियन मैट्रिक्स हमें गिवन है ये बोला है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। ठीक है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू दिस c, मतलब ये किसी a पर वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें ये गिवन है कि जो f होगा वो कोई पॉलिनोमियल होगा। सेकंड में गिवन है कि पॉलिनोमियल होगा और डिग्री उसकी लेस देन इज इक्वल्स टू 1 होगी। थर्ड में गिवन है कि वो कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट फंक्शन होगा, ये जो f कोई कांस्टेंट फंक्शन होगा। देन फोर्थ ऑप्शन इसमें गिवन है कि कोई पॉलिनोमियल होगा और उसकी जो डिग्री होगी वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगी, मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री ग्रेटर देन 1 होगी। तो क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहली चीज़ जो क्वेश्चन के बारे में दी हुई है वो है कि ये एंटायर फंक्शन है। जब भी एंटायर फंक्शन दिया हुआ है मतलब क्या, एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन है तो आप हमेशा CR इक्वेशंस का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड द सेकेंड थिंग वी नो कि जो जैकोबियन मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है, जिसकी वजह से हमें ये पता लग रहा है कि ये वाली जो एंट्री है और ये वाली एंट्री है वो दोनों बराबर हैं, दैट इज़ u(y) इज इक्वल्स टू vx। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में हमें जानना। ठीक है, और CR इक्वेशन की मैंने अभी बात की। CR इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि u का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में दिस इज इक्वल्स टू vy। एंड सेकेंड जो CR इक्वेशन होती है वो होती है u का y के रिस्पेक्ट में माइनस vx। तो ये जो हमें गिवन है उससे रिलेटेड हमें एक CR इक्वेशन ये वाली मालूम है, दैट u(y) इज इक्वल्स टू माइनस का vx। ये हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मालूम है। ये क्योंकि फंक्शन एंटायर है इस वजह से CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, इससे हमें मालूम है। अगर इसको, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ से ये जो हमें पता चलता है ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल तभी है जब दोनों की वैल्यूज़ क्या हो जाए, 0 हो जाए। आप चाहे vx को 0 बोल दो या फिर u(y) को 0 बोल दो, एक ही बात है। तो हम उसी तरीके से आगे प्रोसीड कर लेंगे। जैसे कि फंक्शन f इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v होता है। इसका अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा ux प्लस में आयोटा vx। ओके, आप चाहो तो इसका डिफ्रेंशिएट
वाई के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, तो आप उसको इस तरीके से लिखोगे वी वाई। अब अगर मान लीजिए ये वी एक्स को आपने 0 बोल दिया और यू वाई को 0 बोल दिया, अगर आपने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है तो आप ये वाला यूज़ कर लो वैल्यू, अगर वाई के रिस्पेक्ट में यूज़ किया है तो आप ये वाला कर लो, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, इसलिए मैंने बोला कि कोई भी वैल्यू आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपने ये किया तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, जब ये 0 हुआ तो आपका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो किसके बराबर आ गया, यू एक्स के बराबर। ये अगर आपने इस्तेमाल किया होगा तो ये 0 हो जाएगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा आयोटा वी वाई के बराबर। क्लियर? ओके, तो हमें जो पूछ रहा है वो फंक्शन के बारे में पूछ रहा है। चारों ऑप्शन में एफ के बारे में बात की गई है और हमारे पास अभी जो रिजल्ट है वो एफ डैश का है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो रखा है। आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा, एंड इंटीग्रेट किया है हमने जी के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा समथिंग कुछ जी टाइप, और आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम मान लेते हैं सपोज सी ऐड हो गया, ठीक है, ये आ गया। उसी तरीके से अगर यहाँ पर ये वाला आप लेकर चल रहे हो, कोई एक ही लेकर चल रहा है, तो मैं आपको दोनों बता रही हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ा आसानी हो, बाकी इतना टाइम कंज्यूम करेगा ये दोनों अगर आप केसेस लेकर चल रहे हो। बात एक ही है, एक ही आंसर दोनों से मिलना है। ये हो जाएगा एफ इज इक्वल्स टू आयोटा वी वाई, जी लग गया यहाँ पर, और प्लस में आप कोई भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी मान लो, ठीक है। तो ये एफ की वैल्यू आ चुकी है। अब पहला है कि एफ कोई पॉलिनोमियल है, तो जो फॉर्म आपको मिल रही है ये इसकी डिग्री कितनी है, समथिंग 1 डिग्री फिर 0 डिग्री, तो ये पॉलिनोमियल टाइप का ही है, तो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। सेकंड में बोल रहा है कि जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री या तो 1 होगी या उससे कम होगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिग्री क्या है, 1 है, तो ये भी आपका करेक्ट हो गया। थर्ड कह रहा है, थर्ड, अच्छा एक और चीज़ ये बोल रहा है थर्ड ऑप्शन में एफ कांस्टेंट फंक्शन है, और इसमें एक वर्ड जो यूज़ हो रहा है वो ये है नेसेसरी, ठीक है, मतलब कि एफ पक्का कोई कांस्टेंट फंक्शन ही होगा। दैट इज रॉन्ग, वो इस वजह से क्योंकि अभी मैंने आपको बताया डिग्री 1 है, यहाँ पे जो जी आ रहा है उसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन जो है वो कांस्टेंट होगा, और इसने कहा कि फंक्शन जो है वो कांस्टेंट होगा ही होगा, ठीक है, इससे थर्ड गलत हो गया। अगला जो ऑप्शन है वो ये कहता है कि जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होगी, तो ये भी रॉन्ग है। मैंने अभी आपको बताया कि जो डिग्री है वो 1 है, और ये कह रहा है कि स्ट्रिक्टली उससे बड़ी ही होगी, तो लास्ट ऑप्शन भी गलत हो गया। फर्स्ट 2 ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, सो प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो जून 2013 में आया था। ओके, तो मैं आपको सिंपली इसका रिजल्ट बता देती हूँ क्योंकि काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन था। जो मैं आपको बताने वाली हूँ वही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में पूछा गया था। देखिए, अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो C2C, कोई एनालिटिक फंक्शन हो, मतलब फंक्शन के बारे में ये चीज़ आपको पता है कि वो एनालिटिक है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि एनालिटिक जब होता है तो 2-3 चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। CR इक्वेशन यूज़ कर सकते हो आप, देन हार्मोनिक, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है हार्मोनिक, ये इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने एनालिटिक के लिए आपको बता रखा है कि एनालिटिक वर्ड यूज़ करें या होलोमॉर्फिक वर्ड यूज़ करें, और भी काफ़ी सारी टर्म्स होती हैं इससे रिलेटेड, सबका मतलब सेम ही होता है। तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आप सीआर इक्वेशंस का यूज़ कर सकते हो। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप का है, उसमें ज़रूरत पड़ भी रही है सीआर इक्वेशंस की या फिर नहीं, तो एंड हार्मोनिक भी यूज़ हो सकता है। ओके, तो सीआर इक्वेशंस एंड हार्मोनिक। फंक्शन एफ जो होता है वो कैसे लिखा जा सकता है, u प्लस आयोटा वी, रियल एंड इमेजनरी पार्ट। हमेशा आप इसको डिफ्रेंशिएट जब आप करते हो तो चाहे x के रिस्पेक्ट में कर लो चाहे y के रिस्पेक्ट में कर लो, तो ये हो जाता है आपका ux प्लस में आयोटा vx। अगर आपने y के रिस्पेक्ट में किया होगा y एंड हियर x, तो ये हो जाएगा आपका uy प्लस में आयोटा vy। ओके, एंड सेकेंडली हार्मोनिक की अगर बात की जाए, क्योंकि फंक्शन आपको गिवन है कि वो हार्मोनिक है, तो आप हमेशा रिजल्ट क्या इस्तेमाल कर सकते हो कि जो उसका रियल पार्ट है उसका डबल टाइम डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, हमेशा ये 0 वैल्यू देगा, पहला रिजल्ट। सेकंड एनालिटिक है तो ये बोल सकते हैं, यही सेम इमेजनरी पार्ट v एंड y इज इक्वल्स टू, ये भी हमेशा करेक्ट होगा। थर्ड, अगर इस तरीके से दिया हुआ है कि x पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में एंड y के रिस्पेक्ट में, देन पहले एक y के रिस्पेक्ट में फिर x के रिस्पेक्ट में, अगर ये दिया हुआ है तो भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर है। पहले x के रिस्पेक्ट में किया, y के रिस्पेक्ट में किया, फिर आपका y के रिस्पेक्ट में पहले करा है, फिर x के रिस्पेक्ट में किया, ये रिजल्ट हमेशा बराबर होता है। तो ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। अगर सपोज करिए यहाँ पर ये u की जगह पर v मेंशन होता तो भी सेम रिजल्ट होल्ड करता, माइनस
दिस VYX इज इक्वल्स टू 0, ये फोर्थ हो गया, ठीक है। ये चारों करेक्ट है। इन केस इसमें अगर नेगेटिव के जगह पे पॉजिटिव दे देता तो ये गलत हो जाता, मतलब मैं यहाँ की बात कर रही हूँ। अगर ये पॉजिटिव होता तो ये ऑप्शन गलत था। पॉजिटिव इसीलिए क्योंकि फिर यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ये बोल रहा है इसका जस्ट नेगेटिव होगा, तो वो चीज़ गलत है। तो ये चारों ऑप्शंस करेक्ट है, इनमें से कोई भी आए तो आपको करेक्ट करना है। और इसी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस और आ जाते हैं। काफ़ी बार क्या होता है कि आपको CR इक्वेशंस की हेल्प से, जहाँ पर UX है, आपको उसको VY से रिप्लेस कर देना, या फिर जो सेकंड CR इक्वेशन है उसकी हेल्प से भी आप इसको इंटरचेंज करके भी जो रिजल्ट है उनको डिफ़र करा सकते हो। ओके, सो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एंड इन केस कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लेलिस्ट की जो लिंक्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। एंड अगर आपको कोई वीडियो स्पेसिफिकली चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हो। मे बी मैंने अपलोड कर रखी हो और आप लोगों को वो ना मिल रही हो तो मैं उसके लिंक भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।